हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर आज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दिए पर डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से कांग्रेस हाशिए पे जाने लगी है और राहुल गांधी का मन हिलोरे लेने लगा है, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा है, तब से राहुल गांधी कुछ भी करें, कैसे भी करें, प्रधानमंत्री मोदी को हटा के खुद पीएम बनना चाहते हैं। और इसके लिए उसे श्याम दाम दंड भेद जो कुछ अपनाना पड़े वो अपनाने को तैयार हैं। वो देश की सुरक्षा, देश को आंतरिक गृह युद्ध में धकेलने से भी बाज नहीं आ रहे। वो लगातार ऐसी मांगे कर रहे हैं जो अव्यवहारिक हैं, किंतु कांग्रेस ने 70 साल में वो एक भी कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे। और जैसे ही 2014 में मोदी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार बनी, तब से उन्हें वो सारे मुद्दे याद आने लगे जो उन्होंने कभी ठंडे बस्ते में डाल दिए थे। सबसे बड़ा मुद्दा और जो सबसे बड़ा हथियार बना वो अब 2024 में लोकसभा चुनाव के समय मोदी पे आरोप लगाया कि वो संविधान को बदल देंगे। इसी एक मुद्दा ये चल गया, दलितों में इसका भय व्याप्त हुआ और दलितों को ये लगने लगा कि हाँ, मोदी जो 370 धारा हटा सकते हैं, जो राम मंदिर बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि आने वाले समय में संविधान बदल दें, आरक्षण ख़त्म कर दें। बीजेपी लगातार इसको काउंटर करती रही, लगातार लोगों को विश्वास में लेती रही कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, किंतु देश में इतने लंबे समय तक जो दलितों का शोषण हुआ है वो आज भी उनके दिल में, वो उनके घाव हरे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनसे ये एकमात्र जो उनका सहारा है आरक्षण का, वो छीन लिया जाए। उनके पास ना तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है, ना उनको अच्छे मौके मिल रहे हैं, ना एजुकेशन है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उम्मीद है तो सिर्फ एक आरक्षण की कि कभी हमारा बेटा बेटी कभी कोई सरकारी नौकरी लग जाएगा आरक्षण की बदौलत, तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। एकमात्र सहारा, जैसे कहते हैं अंधे की लकड़ी, सिर्फ एकमात्र सहारा आरक्षण है, संविधान में दिया गया। और उनका श्रेय भीमराव अम्बेडकर को दिया जाता है। अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन, अपना सारी जिंदगी आरक्षण के लिए, दलितों के हितों के लिए लगा दी, खपा दी। किंतु आपको अब ये ध्यान आ रहा है, आपका राहुल गांधी हितैषी बन रहा है, किंतु उसी राहुल गांधी ने, उसकी कांग्रेस ने जो कुछ किया वो जग जाहिर है। आपको नई पीढ़ी को पता न हो, किंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1932 में पूना पैक्ट एक समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में। उसमें मांग ये थी कि लगातार अम्बेडकर कह रहे थे दलितों को विशेष सुविधाएं दी जाए, विशेष हक दिए जाएं, विशेष अधिकार दिए जाएं, ताकि वो समाज में अपना एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अब 2014 से पहले तक की कांग्रेस की सारी सरकारें दलित विरोधी रही हैं। वो हमेशा से दलित और पिछड़ों को दबाती रही है, वो उनका तुष्टीकरण करती रही, उनको बड़े बड़े सपने दिखाती रही, झांसे देती रही। कभी उन्होंने उनके लिए फायदे के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, वो इसीलिए हुआ था कि अम्बेडकर लगातार मांग कर रहे थे कि दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाए, किंतु गांधी जी अड़ गए। 30 सितंबर 1932 को वो इस अंग्रेज जो दलितों के लिए आरक्षण दे रहे थे विधानसभा सीटों में, उनका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने इसे कम्युनल अवार्ड कहा था और कहा था कि इसे देश में सांप्रदायिकता बढ़ेगी। किंतु सांप्रदायिकता तो बढ़ी या न बढ़ी, किंतु जितना उन्होंने दलितों और पिछड़ों को नज़रअंदाज करने, उनका हक छीनने के लिए किया, वो जग जाहिर है। 6 दिन लगातार वो भूख हड़ताल करते रहे। बाद में मदन मोहन मालवीय जी बीच में मीडिएटर बने और उन्होंने अम्बेडकर जी को समझाया कि आप चलिए और गांधी जी से बात कीजिए। उनके बीच एक समझौता हुआ 6 दिन बाद, 26 सितंबर 1932 को, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। उसमें सहमति बनी कि हम आज़ादी के बाद देश में जो विधानमंडल है उनमें 18% दलितों को सीटें आरक्षित करेंगे
और भी कुछ वादे किए गए थे। आपको जान के हैरानी होगी कि पंडित नेहरू अंबेडकर जी को संविधान निर्माता बनाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई अंग्रेज हमारे संविधान का निर्माता हो, उनकी गाइडलाइन में, उनकी देखरेख में संविधान तैयार किया जाए। किंतु गांधी जी को पता था, 1932 वाली बात उनको याद थी, इसलिए उन्होंने अंबेडकर जी का नाम लिया और नेहरू पर यह दबाव डाला कि उनको पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर दी जाए संविधान निर्माता की। और नेहरू का, गांधी का, पूरी कांग्रेस का एक इतना पीयर प्रेशर था, इतना एक जो पार्टी का इतना दबाव था कि अंबेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण मांगा था कि हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण दे दिया जाए। ये अलग बात है कि समय के साथ कांग्रेस ने अपने लालच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको आगे बढ़ाते रहे। किंतु सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार आरक्षण का लाभ लेता रहा और बाकी दलित थे वो सिर्फ वोट बैंक बने रहे। कहने को तो ये आरक्षण रहा, किंतु जिनको सही अर्थों में आरक्षण मिलना चाहिए था उनको अभी भी नहीं मिल रहा। आज भी गांव देहात में कई परिवार है जिनके 2-2, 3-3 पीढ़ी लगातार सरकारी नौकरी कर रही है, और कुछ ऐसे घर भी है जो लगातार मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं। उनको लिए कोई भी आरक्षण का वो लाभ नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था। इसके साथ ही कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये कि वो लगातार आरक्षण के नाम पर तुष्टीकरण करती रही। इनको फायदा जितना दलितों को देना चाहिए उतना नहीं दिया, सिर्फ झांसे दिए, खाली ख्वाब दिखाए। इसके साथ आपको जान के हैरानी होगी कि अंबेडकर के बाद किसी भी बड़े दलित नेता को उभरने नहीं दिया गया, किसी बड़े देश में बड़े दलित नेता को पैदा ही नहीं होने दिया। उनको पता था, उनको डर था कि यदि दलितों का, पिछड़ों का कोई बड़ा नेता बन गया तो कांग्रेस पे वो दबाव डालेगा और हो सकता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद की मांग करे। इसी एक डर की वजह से कांग्रेस ने 70 साल में कोई बड़ा दलित नेता पैदा ही नहीं होने दिया। जगजीवन राम का जिस तरह उन्होंने कैरियर ख़त्म किया, और अब हरियाणा में जिस तरह उन्होंने कुमारी शैलजा को नज़रअंदाज किया है, वो एक सीधा स्पष्ट उदाहरण है इस नई जनरेशन, नई पीढ़ी के लिए। जो पुराने लोग हैं उनको तो कुछ पता होगा, किंतु जो नई पीढ़ी है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस ने किस तरह दलितों और पिछड़ों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह, एक दुधारू भैंस की तरह यूज किया, जिसका दूध निकाला और फिर खुला छोड़ दिया। एक समय जब इलेक्शन सर पे होते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते थे और 5 साल तक कुछ नहीं किया जाता था। यदि कोई भी बड़ा दलित नेता होता, ऊपर उठने की कोशिश करता, तो कांग्रेस उसको नष्ट कर देती। कांशीराम जी के साथ क्या हुआ, अंबेडकर जी के साथ क्या हुआ, जगजीवन राम जी के साथ क्या हुआ, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जब कोई दलित नेता ऊपर उठने लगा तो उनको हाशिए पे धकेल दिया गया, उनको राजनीति की मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया। कारण ये था कि कोई प्रधानमंत्री पद का कल को दावेदार न बन जाए। तो जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि सौंदर्य प्रतियोगिता में दलित आशीर्वादियों को हिस्सा नहीं मिल रहा, उनका कितना अनुपात है, पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी तरफ देखना चाहिए कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। और आज़ादी से बाद में छोड़िए, आज़ादी से पहले भी गांधी हो या नेहरू दलितों को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जितना मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाया, इतना यदि दलितों को फ़ायदा पहुंचाया होता तो आज देश के इतने बुरे हाल नहीं होते। दलित कहने को तो दलित हैं, एक जो कम्युनिस्ट हैं वो उनको हिंदू विरोधी मानने और उनकी विचारधारा को बदलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। किंतु कुछ भी हो, दलित हिंदू हैं और दलितों के बहाने कांग्रेस ने हिंदुओं पे 70 साल में अत्याचार किए। किसी भी बड़े नेता को पैदा नहीं होने दिया, किसी भी राज्य में, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। कारण ये था कि दलितों का जितना वोट बैंक है, पिछड़ों का जितना वोट बैंक है, यदि उनका कोई एक सर्वमान्य नेता पैदा हो गया तो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री बनने का खानदानी ख्वाब है और जो जिनको वो अपना अधिकार मानते हैं, वो अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दलितों, पिछड़ों को नाम पे राजनीति की ख्वाब दिखाए, किंतु कभी उनका भला नहीं किया।
किंतु जब से बीजेपी सरकार आई है सबसे ज़्यादा फोकस दलितों पर रहा है। उन्होंने हर समय दलितों, पिछड़ों, वो खुद प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से, पिछड़ी जातियों से आ रहे हैं, उन्होंने लगातार उन पे ध्यान दिया, उनको मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया। उनके लिए आज सबको सरकारी नौकरी मिलना तो संभव नहीं है, किंतु जिस तरह उन्होंने प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में जितना विकास किया उसका फायदा सिर्फ उच्च वर्ग को ही नहीं, दलितों को मिल रहा है। आज गांव देहात के दलितों के, पिछड़ों के जितने बच्चे आज प्राइवेट सेक्टर में जितना काम कर रहे हैं और जितना अच्छा उनको वहाँ वर्क प्लेस मिल रहा है, उतना यदि कांग्रेस उतना भी कर देती तो आज दलितों की जितनी बुरी हालत है वो नहीं होती। यदि दलितों, पिछड़ों को यदि सशक्त किया गया होता, ताकतवर बनाया गया होता, तो आज ये आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव नहीं चलता। कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों को जिंदा रखा अपने स्वार्थ के लिए, कभी उन्होंने समस्याओं को सोल्व नहीं किया। उन्होंने समस्याओं को बढ़ावा दिया कि इनको राजनीतिक लाभ लिया जाए, इनका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। तो जो लोग कह रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी का बयान को मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल गांधी दलित हितैषी हैं, पिछड़ा वर्ग का हितैषी हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक स्टैंड है, राजनीतिक साजिश है दलितों के साथ। कि उनके सर्वमान्य नेता कांशीराम, अम्बेडकर और जगजीवन राम, जितने भी नेता बड़े हुए जो एक नेशनल लेवल की ताकत रखते थे, राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी ताकत रखते थे, उनको किस तरह हाशिए पे धकेला गया। अब जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो ये समझे कि कांग्रेस यदि इतनी अच्छी होती, इतनी भली होती, 70 साल में किस दलितों के लिए किया होता, तो आज दलितों का ये हाल नहीं होता। और प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में जो किया है वो पूरे 70 साल के कांग्रेस में दलितों के जितना फायदा पहुंचा उसके बराबर है। यदि प्रधानमंत्री मोदी को 70 साल मिलेंगे तो देश के हालात किस कदर बदल जाएंगे, दलितों और पिछड़ों का कितना भला होगा, ये आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं और जिस तरह कुमारी शैलजा अपमान किया जा रहा है और एक दलित नेता को बनने नहीं दिया जा रहा, सबसे बड़ा ज़रूरी अब आरक्षण नहीं, एक दलित सीएम की ज़रूरत है। जितना जाटों ने जितना सीएम पद का फ़ायदा उठाया, कहने यदि सीएम पद में यदि फ़ायदा है तो वो सिर्फ जाटों को क्यों मिले, और यदि कुछ नहीं है, सिर्फ चौधर का मामला है, तो वो चौधर दलितों को क्यों न मिले। कुछ भी हो, सीएम पद में कुछ फ़ायदा हो या ना हो, किंतु उस पे जाटों का एकाधिकार क्यों है, ये दलितों और पिछड़ों को पूछना चाहिए। उनका क्या गुनाह है, उन्होंने ऐसे क्या पाप किए कि वो सीएम नहीं बन सकते। कहने को तो आप मनु स्मृति पर बार बार उंगली उठा देते हैं, महाराज मनु ने ये किया, महाराज मनु ने वो किया, किंतु कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने एक नेता पैदा नहीं होने दिया। और वो कहते हैं कि महाराज मन्नू ने उनको पीछे धकेल दिया। मन्नू हजारों साल पहले हुए थे, 70 साल में मन्नू को छोड़िए, 70 साल में अपना तो वो कुछ बताइए, अपना तो रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि दलितों के लिए उन्होंने क्या किया। और एक ताकतवर सर्वमान्य कुमारी शैलजा जब सीएम पद की रेस में है तो उनको बाहर धकेला जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि कांग्रेस कभी दलितों और पिछड़ों की हितैषी नहीं रही। वो दलितों और पिछड़ों के हितैषी बनने का ढोंग करती है, नाटक करती है, किंतु हितैषी कभी नहीं थी। आप इन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एक एक कड़ी को जोड़िए। पास्ट में, हिस्ट्री में उन्होंने क्या किया उसको, और आज वो क्या करें, इसको लेके आने वाले समय में वो क्या करेंगे, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। राहुल गांधी जिस तरह हितैषी और दलित के हितैषी बन रहे थे, उसी को आधार बना के मैंने कहा था कि यदि राहुल गांधी इंटरफेयर करेंगे, राहुल गांधी हरियाणा की राजनीति में इंटरेस्ट रखेंगे, तो वो कुमारी शैलजा को दलित कैंडिडेट घोषित करेंगे। किंतु राहुल गांधी का जो चेहरा था वो बेनकाब हो गया है, राहुल गांधी का असली चेहरा आ गया है। यदि वो दलित हितैषी होते तो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में दलितों का क्या हिस्सा, इसकी बजाय वो कुमारी शैलजा को प्रमोट करते, कुमारी शैलजा को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करते। आपको समझना चाहिए कि जहाँ कांग्रेस कुछ कर नहीं रही वहाँ तो वो दलितों के, जहाँ करने की हालत में नहीं है और कुछ कर नहीं सकती वहाँ तो वो दलितों की इच्छाएं, उनके हकों को आवाज़ उठा रही है। और जहाँ वो करने की स्थिति में वहाँ दलितों के लिए कुछ कर नहीं रही है। जहाँ जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहाँ देखिए, और हरियाणा में कुमारी शैलजा किस तरह बहिष्कृत किया गया, जिस तरह उनको अपमानित करके साइडलाइन किया जा रहा है वो देखिए।
यहाँ वो कर सकते हैं किंतु वो नहीं करें। इसका सीधा मतलब है कि वो दलितों के नाम पे राजनीति करें, ढोंग करें, वो दलितों के सच्चे हितैषी नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।